हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम जीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। और कब की थी? तो इन्होंने जो बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था उसके बाद ये हजरत आला की उपाधि धारण की थी। हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हाजी बेगम ने, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। इन्होंने ये मकबरा बनवाया था। इस मकबरे का जो नक्शा है वो मीरक मिर्जा ज्ञान ने तैयार किया था। और सफ़ेद संगमरमर से बना ये भारत का प्रथम गुम्बद वाला मकबरा था। तो भारत का प्रथम गुम्बद वाला मकबरा भी हुमायूं का ही मकबरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोडरमल बंदोबस्त वो संबंधित है। टोडरमल बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो वो भू राजस्व से संबंधित है। और अगर हम इसकी बात करें तो टोडरमल इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि इस प्रणाली के जो स्थायी प्रणेता थे वो टोडरमल थे और इसी कारण से इसका नाम भी टोडरमल बंदोबस्त रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। तो पुराने कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ए और सी। कौन सा है? सराय नाहर राय और महादाहा। ठीक है, ये दो पुराने मध्यकालीन पाषाण स्थल हैं और ये प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, ये प्रतापगढ़ जिले में है। और अगर सराय नारायण की बात करें तो यहाँ रेडियो कार्बन तिथि इस ईशापुर में 8,345 395 पाई गई है और यह मानने का कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, और महादा उसके बाद का होगा। ये दोनों स्थल भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल हैं। ये पहले ऐसे स्थल थे जहाँ स्तरवग्रत पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? यहाँ पर गलत लिखा है, कोथी लिख गया है। कौन सी वर्षगांठ मनाएगी है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका क्या है? हाल में ही अगर बात करें तो 21 अक्टूबर 2018 को आज़ाद हिंद सरकार ने 75वीं वर्षगांठ मनाई है। और 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 में किया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद कौन सा था? सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजपूत शासन ने जिज मोहम्मद शाही की रचना की थी? ठीक है, जिज मोहम्मद शाही की रचना की थी। किस राजपूत शासक ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सवाई राजा जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा है कि भारतीय मनुष्यों को अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है? ठीक है, मनुष्य जो अत्यंत पतित है और निष्कृष्ट नस्ल है, किसने बोला था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, चार्ल्स ग्रांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई। सन 1938 में कौन सी राष्ट्रीय योजना की नियुक्ति की थी और किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी और इसके माध्यम से कांग्रेस सरकारों की योजनाओं के विकास में हाथ बटाने का प्रयास किया था। तो किसने किया था? सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त किया था, वो सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय और जलीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका ऐसा है जिसमें सिर्फ समुद्री सीमा लगती है, स्थलीय सीमा और जो जलीय सीमा नहीं लगती। तो यहाँ पर अगर आप बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों जुड़ती हैं, बल्कि श्रीलंका के साथ केवल समुद्री सीमा ही जुड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भावर उस क्षेत्र को कहते हैं, भावर उस क्षेत्र को कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो बी, जहां विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो विलुप्त नदियां
विलुप्त नदियाँ जो होती है, जो पुनः प्रकट हो जाती है, उसे हम भावर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसको सम्मिलित करते हैं, चलिए। तो पहला है गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये असम में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? असम में। कंचनजंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, किन्नर सानी जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो किन्नर सानी जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, और डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? मिजोरम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो इसका जो होगा वो होगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कर्नाटक की कोलार खान से सोना निकाला जाता है, ये खान किस चट्टान पर स्थित है? तो कोलार खान से जो सोना निकाला जाता है, ये चट्टान किस चट्टान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा धारवाड़ की चट्टान। तो धारवाड़ की चट्टान है जहाँ से कोलार की खानों से सोना निकाला जाता है। तो ये कर्नाटक के राज्य में स्थित है, ये धारवाड़ की चट्टान पर स्थित है। धारवाड़ चट्टान में सोना, लोहा, मैगजीन, तावा, शीशा और अम्भ्रक आदि भी प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, धारवाड़ की चट्टान में कौन कौन सी और चीज़ें प्राप्त होती हैं? सोना के अलावा लोहा, मैगजीन, तावा, सीसा, अम्भ्रक और भी चीज़ें प्राप्त होती हैं धारवाड़ की चट्टान, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता और हजीरा को जोड़ता है। ठीक है, कोलकाता और हजीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये तीनों ही रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवातीय तूफान के चलते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया था? तो 2018 में किसकी वजह से किया गया था? कौन सा चक्रवात था? तो इसका जो नाम था वो था गाजा। ठीक है, इसका नाम था गाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिफेन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच होती है, आय मांग की लोच होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऋणात्मक। तो घटिया वस्तुओं के लिए एक आय लोच ऋणात्मक होती है। ठीक है, आय लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 2 अप्रैल 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी, और जिसका मुख्यालय जो बनाया गया था वो क्या? लखनऊ में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, और इस समिति को बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1998 सरकार को सौंप दी थी, और नरसिम्हा समिति फर्स्ट का गठन 1991 में किया गया था, जो कि वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित थी। तो नरसिम्हन समिति किससे संबंधित थी? वित्तीय सुधार से संबंधित थी, और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, नरसिम्हन समिति का। निम्नांकित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
आयात लाइसेंस को समाप्त करना। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो ये 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण और बाजार पर आधारित आर्थिक विकास के एक नए चरण की शुरुआत के रूप में हुई थी, आयात लाइसेंस को समाप्त करना। तो इसमें क्या था, एक भूमंडलीय शस्त्र नहीं था, वो क्या था, आयात लाइसेंस को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन है वो होता है मुद्रास्फीति के साथ मंदी, मुद्रास्फीति के साथ मंदी। ठीक है, तो ये है क्या, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थिति में साथ साथ बनी रहती है, और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के दोनों ही उच्च स्फीति तथा उच्च बेरोजगारी को ग्रस्त करती है। ठीक है, उच्च स्फीति हो जाती है यानी मुद्रा हम बढ़ जाती है, और उच्च बेरोजगारी भी, ये दोनों चीज़ों से ये ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आर्थिक स्वतंत्रता का। तो भारतीय संविधान के प्रस्ताव में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से। तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पढ़ा लिखा होना। ठीक है, पढ़ा लिखा होना ये अनिवार्य नहीं है। वो और क्या क्या अनिवार्य है? वो 35 वर्ष का हो, सांसद चुने जाने के योग्य हो, भारत का वो नागरिक हो। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो पढ़ा लिखा हो, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये कुछ जीके के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिले। धन्यवाद।